हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रबल अवस्थी। और पिछली क्लास में हमने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था। फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया था आपको हमने, और आज उसी क्लास को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले जो क्लास थी उसमें आपको जो हमने ब्रीफ दिया था वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट था। आप अगर ये क्लास देख रहे हैं तो इसके पहले आप पहला वाला पार्ट इसका देखिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ये एमसीक्यूज हैं, उसी के आगे की सीरीज़ है। ये मैंने एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लिए हैं, और ये प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन का कंपाइलेशन है आपका। और इसमें यूपी पीसीएस के पहले जब मेंस होता था यूपी पीसीएस का, वो भी क्वेश्चन इसमें एडेड है। उसके साथ साथ आईएएस के वो क्वेश्चंस जो आगे आने वाले समय में यूपी पीसीएस जिन फॉर्मेट्स को अडॉप्ट कर सकता है, उस तरीके के क्वेश्चंस को भी मैंने शामिल किया है इसमें। ठीक है, होप आपको ये काफ़ी अच्छी सीरीज लगेगी और ये हेल्पफुल भी होगी आपको, मैं अश्योर करता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। ठीक है, आपको एक गाइडेंस देते हैं, आपको एक चेक करने का मौका देते हैं अपने आप को कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हैं, या फिर आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें से आप कितना अच्छा रिजल्ट में उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स का ये दूसरा लेक्चर है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पहले ही आपको ब्रीफ कर चुके हैं, और ये सेकंड पार्ट है आपका जिसमें एमसीक्यूज हैं। ठीक है, वैसे पॉलिटी का ये हमारा अगर पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरा लेक्चर है, उसी का एक्सटेंशन है। ठीक, चलिए। तो एमसीक्यू की सीरीज में ये फिर से आया मेरा पहला क्वेश्चन। अच्छा, आपको एक बार फिर से रिकॉल करिए सारे जितने फंडामेंटल राइट्स से। आपको पता होगा ये पार्ट फंडामेंटल राइट्स किस में आते हैं, पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक होता है इसमें कवर। बिल्कुल सही, 12 टू 35, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, 12 से 35 तक। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था आपको कि स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तब टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हमको दे रखे थे। कितने? 7। याद करिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और अच्छे बच्चे हैं आप लोग ना, ये बताइए हमें कि कौन सा आर्टिकल रिपील हुआ था इसमें, कौन सा आर्टिकल था, कौन सा फंडामेंटल राइट था जिसको हटा दिया गया था। ठीक है, हम बताते हैं आपको। इसमें एक आर्टिकल था, एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिपील कर दिया गया था। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, और उसी के थ्रू इसको रिपील कर दिया गया था। और इसको कहां जोड़ा गया था? आर्टिकल 300, आर्टिकल 300A में जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको एज अ लीगल राइट बना दिया गया था। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई भी इशू हो आप तुरंत कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल यहां पे क्या फिल होगा? ऑफ ICCPR। अब ICCPR क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, और इसमें कौन सा आर्टिकल है जो चिल्ड्रन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है? और हम आपको बता दें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी एक ऐसा आर्टिकल है जो चिल्ड्रन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो कौन सा आर्टिकल है? एनीवन वांट टू आंसर? आप कमेंट्स में इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हम इसका आंसर बताते हैं। इसमें कौन सा आर्टिकल होगा आपका? आर्टिकल 20। एनीवन? कोई बताना चाहेगा? कमेंट कर सकता है। हमने आपको बताया था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये भी हमारा एक कैसा है? फंडामेंटल राइट है। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं?
इसमें एक आर्टिकल है 23, एक आर्टिकल है 24, और इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा 24। इज इट क्लियर? इसमें चिल्ड्रन राइट्स की बात करी जा रही है। इसके पहले एक आर्टिकल है 23 हमारा, वो किससे डील करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, ठीक है, इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उससे डील करता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था, अगर आपने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा, पहला वीडियो देखा होगा, तो ये आसानी से टैकल कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने इसका आंसर अभी आपको बताया, आर्टिकल 24 ऑफ ICCPR इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, दिस प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड राइट्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी, बता चुके हम आपको ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, अंडर व्हाट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको अगर सिर्फ आर्टिकल पता है, आप आर्टिकल से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं, और ये मैंडेटरी है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पहले जितने शेड्यूल्स हैं उन शेड्यूल्स में देखो कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर आप पार्ट देखिए, किन पार्ट्स में किस चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आता है? पार्ट 3 में, ठीक है। ऐसे ही पार्ट 4 में क्या आता है, पार्ट 4A में क्या आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए, कौन सा आर्टिकल किस चीज के बारे में बता रहा है। आपको इतना तो बेसिक हम मान के चल रहे हैं, आपने पढ़ रखा है। इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए, ये आ गया अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल बताया गया था फंडामेंटल राइट में हमारे? एनीवन? ठीक है, हमने आपको बताया था फ्रॉम आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 17। ये कैसे आर्टिकल हैं? ये आर्टिकल किस उसमें आते हैं, किस टाइप के फंडामेंटल राइट्स में आते हैं? हाँ ठीक है, ये आर्टिकल आते हैं आपके राइट टू इक्वालिटी में। किसमें? राइट टू इक्वालिटी में। और जो हमारा आर्टिकल 17 है, ये किसमें आएगा? राइट टू इक्वालिटी में। और अगर किसी भी तरीके की अनइक्वालिटी है, जैसे अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी एक अनइक्वालिटी है ना। आप किसी समाज के लोग, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप पूरे समाज से बहिष्कृत कर दे रहे हैं, तो ये इक्वालिटी तो नहीं है ना, समझ रहे हैं आप। तो ये राइट टू इक्वालिटी में हमारा आर्टिकल नंबर 17 आता है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल नंबर 17 बात करता है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की, ठीक है। आर्टिकल 18 किस चीज के बारे में बात करता है? हाँ ओके, आर्टिकल 18 बात करता है किसका? अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स का, ठीक है। फिर 19 से हमारे कौन से किस तरीके का राइट स्टार्ट हो जाता है? राइट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 17 abolishes untouchability and declares that its practice is any form। यही नहीं कि आपने abolish कर दिया, आपका काम खत्म हो गया, लेकिन यह भी बताता है कि इसकी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस is forbidden and enforcement of any disability arising out the untouchability shall be offense and punishable by any law। आपने हरिजन एक्ट सुना होगा। अब तो क्या है कि अगर आप किसी को किसी पर्टिकुलर नाम से भी संबोधित करते हैं, जाति सूचक शब्द से भी संबोधित करते हैं, तो वो अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देने के नाम पे आता है, ठीक है। तो ऐसा एक एक्ट बन चुका है। आपको पता होगा कि अगर किसी ने आप पे बताया, आपसे बोला आप कि आपने किसी को किसी जाति सूचक शब्द से बुला दिया, अगर वो चाहे तो वो सीधे आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, उसका फंडामेंटल राइट है। आप उसको एक तरीके से अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं ना, आप इसको सोशल दायरे से अलग कर रहे हैं, सोसाइटी से अलग करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 17 इसका करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत हेल्पफुल सीरीज है आपकी, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सीरीज है क्वेश्चंस की। इसको आप पढ़िए, देखिए हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यूपीपीसीएस क्या पता, ये तो कंफर्म है कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसके आसपास ही इसके यूपीपीसीएस के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको समझनी चाहिए कि
हो सकता है आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन ना पूछे, क्या पता उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, जो हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उस पर भी आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी हैज बीन ग्रांटेड। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अभी हमने आपको इसका उत्तर दिया था। जितने जागरूक बच्चे हैं आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 17। वेरी गुड, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, और ये क्वेश्चन सिर्फ पीसेस में नहीं, यूपीआरओ में पूछा गया है, लोअर पीसेस में पूछा गया है, मतलब सीधे आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए जब आप इजी क्वेश्चन देखते हैं ना, गलती वही कर जाते हैं। इजी क्वेश्चन में आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और आंसर मार्क करके चले जाते हैं, और जब वास्तव में वापस आके आप कॉपी चेक करते हैं, बस आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं ना, पेपर देखते हैं, आपको सब याद आने लगता है। क्यों? क्योंकि आप इतनी जल्दी कर देते हैं क्वेश्चन समझने में कि आप क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो इजी क्वेश्चन है तो इसको बिल्कुल काम माइंड से टैकल करिए। जरूरी नहीं है कि जो लिखा है आपने पढ़ा और सिर्फ एक लाइन आपने देखी अनटचेबिलिटी और 17 मार के चले आए, हो सकता है कुछ और बोला। डिस्क्रिमिनेशन देखा आपने, 16 लगा दिया, 15 लगा दिया। अरे देखो तो पूछ क्या रहा है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। आंसर नंबर डी इसका आंसर है, इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले ही दे चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनटचेबिलिटी का। ये देखिए, ये यूपीपीसीएस मेंस में भी 2015 में पूछा गया है, मेंस में 13 में भी पूछा जा चुका है, उसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बर्निंग इशू रहता है अनटचेबिलिटी का, तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इरिडिकेट्स द अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिटेड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। अब इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 17, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ये यूपीपीसीएस प्री 1992 का क्वेश्चन है, लेकिन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। शायद आप लोग भी हों, लेकिन हम है ना कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपकी। देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, प्रोहिबिटेशन एंड अबॉलिशमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी मे बी अचीव्ड बाय। अब देखिए इन्होंने बोला कि कैसे अनटचेबिलिटी को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, वो ऑप्शंस दे रखे हैं, किन किन ऑप्शंस को हम सही टिक करें, गलत टिक करें, कौन कौन से ऑप्शंस हैं इसमें जो अनटचेबिलिटी को हटाने में मदद कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है बाय मेकिंग लॉज, दूसरा ऑप्शन है इंप्रूविंग एजुकेशन, क्या आप शिक्षा का स्तर बढ़ा के आप अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर सकते हैं। आप कॉमन सेंस की बात है, सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा क्या वो छुआछूत में विश्वास रखेगा, नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड सर्विसेज, जब लोअर कास्ट के लोगों को, जिनको हम लोअर कास्ट के लोग बोल रहे हैं, उनको जब एक आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देंगे, वो समाज के उच्च स्तर में आ जाएंगे, जहां पे वो अधिकारी बन जाएंगे या फिर जॉब्स उनको मिल जाएंगी, तो एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये भी हेल्प करता है आपका अनटचेबिलिटी को रिमूव करने में। ठीक है, फिर आता है पब्लिक अवेयरनेस। अब भाई जागरूकता तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका यह है कि इसके तीनों को पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। अच्छा एक बात आप बताइए, मेकिंग लॉज क्या करेक्ट है? हो सकता था, लेकिन इसमें चौथा वाला पॉइंट नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन मेकिंग लॉज क्या है, आप वास्तव में आप सिर्फ नियम बना के अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं कर सकते। और एक ऐसा इसका जो हमने बताया था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल नंबर 17 में आता है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया आर्टिकल 17 में आता है। लेकिन एक सुप्रीम, आपको पता होगा, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया तो वो एज अ आगे रेफरेंस लिया जाएगा। ठीक है, उसको एज अ लॉ ही माना जाने लगेगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जिसको बोलते हैं। तो आर्टिकल 17 के रेफरेंस में एक केस हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जो डिसीजन दिया था, उसकी वजह से एक नया क्लॉज ऐड हुआ था इस आर्टिकल 17 में, जिसमें बोला गया था कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कास्ट के या फिर लोअर स्टेटा के बेसिस पे, जिसमें आपको हेल्प करी जाएगी, आपके एजुकेशन में आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इस जगह पे सही नहीं होगा इन कोड के हिसाब से। तो इन कोड के हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, 2, 3 एंड 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
बी। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है बी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वॉज अमेंडेड फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। देखिए हमने आपको भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। अच्छा, क्या क्या वास्तव में आप पूरे पूरे के फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं? क्वेश्चन आता है ये। फंडामेंटल राइट को अमेंड करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आप अमेंड कर सकते हैं। क्या प्रीएम्बल को अमेंड करना पॉसिबल है? कोई आंसर देगा इसका? देखिए आप हर एक पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल और लिविंग डॉक्यूमेंट है, लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डिस्ट्रॉय होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। किसकी बात करी जा रही है? बेसिक स्ट्रक्चर की। बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। आप कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो अमेंडमेंट नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और वो अमेंडमेंट या फिर वो आर्टिकल जो जोड़ा गया है उसको रिपील कर दिया जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बता रहे थे आपको। कौन सा वर्डिक्ट था, कौन सा केस था? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकराम दोराईराजन केस। और आपको बता दें ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब फिर से आप एक बार समझिएगा, एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बाद केशवानंद भारती केस के बारे में हमने बताया भी आपको, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। और इसके बारे में जो हम बता रहे हैं स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकरामन दोराईराजन केस के बारे में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन से केस में आपने क्या वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं वर्डिक्ट, उनको आपको याद करके रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया, क्लॉज 4, ठीक है। और इसमें बोला गया कि फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको आप ओबीसीज बोलते हैं, ठीक है। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, और उन प्रोविजंस को आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में ऐड कर दिया गया इस चंपकराम दोराईराजन केस के थ्रू, के वर्डिक्ट के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और ये पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कैसा? पहला, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो पास हुआ था। और इसमें ये कब आया? 1951 में। तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो कब आया? 1951 में आया। वो किसके बीच में, किस वर्डिक्ट का रिजल्ट था? तो चंपकराम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के बीच में जो केस था उसका सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसका ये वो रिजल्ट था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है आपको? आप प्लीज एक बार फिर देखते रहिए ना, जितना हम आपको बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन वो अच्छे से पढ़ते समझ चलते ही चलिए। और इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसको जाके देखिए, उसमें जितना कंटेंट हमने आपको दिया है आप बस उतना ही कंटेंट पढ़िए, उतना कंटेंट बस। देखिए बात यह है, सब कुछ पढ़ने से नहीं होगा। आप सब कुछ पढ़ के बैठेंगे फिर भी कहते नहीं हुआ। बहुत से बच्चे आपको मिलेंगे जो पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ डाली उन्होंने, ठीक है। लेकिन क्या सब कुछ पढ़ने वाला यूपीएससी क्लियर कर सकता है क्या, या यूपीपीसीएस क्लियर कर सकता है क्या? देखिए इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है जितना आपके काम का है, ठीक है। तो जो हमने आपको नोट दिए हैं बस आप सिर्फ उतना पढ़िए, उसको ही रिवाइज करिए, समझ गए। और उससे उसी से ही क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा बहुत जो इधर उधर हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उन पे ध्यान दे दीजिए, बस इतना बहुत है। इट इज मोर देन इनफ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात आप बताइए, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमने जो कल क्लास करी थी उस पूरी क्लास में कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करी गई है क्या? क्या डायरेक्टली कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा है? नहीं लिखा है। गौर करिएगा इस चीज को कि फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ प्रेस का कहीं भी डिस्कशन नहीं है, लेकिन एक जगह पे लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड
एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये कौन सा है, 19(1) ए में पहला ये आपका सब क्लॉज है जिसमें बताया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये आर्टिकल, इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 19 पहला ही यहां से, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली मेंशन नहीं है। और इस चीज को कौन बताता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस आएगा, सुप्रीम कोर्ट। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल इंटरप्रेटर है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इज इट क्लियर। भारतीय संविधान का संरक्षक किसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर किसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। ये कुछ चीजें याद रखिएगा। तो इसका ये देखिए किस में आया है, स्पेशल मेंस में 2004 में आ चुका है, 2005 में छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है। देखिए बाकी स्टेट के पीसीएस के हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो लगभग सब कोलैप्स करते हैं, एक दूसरे से मैच ही करते हैं, तो हम उसमें से एक निकाल ले रहे हैं। वैसे हम फोकस किस पे कर रहे हैं, यूपी पीसीएस पे। देखिए सब नावों में पैर रखने से आप किसी भी नदी को पार कर नहीं सकते। आपको यूपी पीसीएस अगर निकालना है, आप यूपी पीसीएस पढ़िए, यूपी पीसीएस के तरीके से पढ़िए, आपका निकलेगा। अगर आप सोचेंगे हम छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी पढ़ लेते हैं, एमपी पीसीएस का भी पढ़ लेते हैं, उसका तरीका दूसरा है और इसका तरीका दूसरा है, ठीक है। लेवल ऑफ द क्वेश्चन, लेवल किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो डिपेंड करता है आप किस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं। अब पुराने तरीके से सब कुछ सेम नहीं रहा, बहुत कुछ बदल चुका है। आइए आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हमने बताया आपको, बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स incorporates the protection against untouchability as a form of discrimination। अच्छा, अब चलिए, आपको बहुत से बच्चे आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 17 इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा आर्टिकल इसका करेक्ट आंसर है, अबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस में आता है, आर्टिकल 17 में, ठीक है। आर्टिकल 17 में आता है अबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिकल 17 है होगा किस में, ये आपका राइट टू फ्रीडम में आएगा कि राइट टू इक्वलिटी में आएगा कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आएगा, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आएगा। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। तो कैटेगराइजेशन जो हमने इसकी पहली क्लास में आपको बताया, आप उसको एक बार देखिए जाके, आप इजीली इसको टैकल कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। मतलब बिल्कुल हम आपको क्लियरली बता रहे हैं, ट्रस्ट करिए इस चीज का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, 23 एंड 24, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, नहीं होगा। जैसे पहला ऑप्शन गलत था तो क्या दूसरा ऑप्शन सही होगा, नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही होगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 32 में। तो ये कौन सा आर्टिकल में बताया, आर्टिकल 17 किस में आएगा भैया, ये आएगा आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी में, आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 तक आएगा किसमें, राइट टू इक्वलिटी में। राइट टू फ्रीडम में क्या आएगा आपका, 19 से स्टार्ट होगा। समझिए जो भी हमने आपको बताया था इससे पहले, आप पहले वाले लेक्चर में देखिए जाके, सारे कैटेगराइजेशन दे रखे हैं आपको हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर नंबर डी, जैसे बताया हमने आपको, आर्टिकल 17 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 17, फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। ये आईएएस का क्वेश्चन है, लेकिन ये फ्रीडम से रिलेटेड है। प्रिंटेड मीडिया की बात हो रही है, फ्रीडम की बात हो रही है। फ्रीडम का मतलब, फ्रीडम किस पार्ट में आ रहा है, किस फंडामेंटल राइट में आ रहा है, आपका राइट टू फ्रीडम में आ रहा है ना। और कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है, 19 से ही स्टार्ट होता है। और 19 के ही कई सब क्लॉज हैं, जैसे 19(1)A, 19(1)B, ऐसे करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको इतना तो पता था कि ये आर्टिकल 19 का पोर्शन है, ये आर्टिकल 19 में आएगा, फ्रीडम का कुछ भी होगा ऐसा करके तो आर्टिकल 19 में आएगा। लेकिन ये सब क्लॉज याद करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है ना, ठीक है। तो एक बार देखेंगे इसको टेबल को, फिर क्या करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा,
और मॉर्निंग में एक बार देख लीजिए, 2-3 दिन लगातार देख लीजिए, आपको फॉर श्योर याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब देखिए इसमें आर्टिकल 361A की बात करी जा रही है, क्या क्या ये फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर से रिलेटेड है? नहीं है। हैज ओरिजिन द इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ये भी नहीं है इसका आंसर। तो ये दोनों आंसर तो एलिमिनेट हो गए। अब बचा ए या बी, इसी में से दो में से कोई एक हो सकता है। अब इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो तो इससे करेक्ट है नहीं, तो एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। The freedom of newspaper or the press is not directly provided by the Constitution but included in Article 19(1)(a) as the freedom of speech and expression. In the case of Sakal Papers Limited versus Union of India 1961, Supreme Court stated that the freedom of the press is not included in the freedom of speech and expression 19(1)(a). तो हमने इसके पहले भी आपको एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था कि डायरेक्टली मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में, कि आपको प्रेस की छूट है या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, या फिर न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ का, ऐसे तो कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, ये जो तुम्हारा स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज ए में आता है, वो उसमें ये आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड न्यूज़पेपर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये सुप्रीम कोर्ट के 1961 में जो वर्डिक्ट दिया गया था एक केस में, उसका रिजल्ट है। उसी में बताया गया था कि ऐसा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपका। सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि ये कौन से लॉज इसमें आ रहे हैं, कौन से लॉज इसमें नहीं आ रहे हैं, कौन सी चीज किस फंडामेंटल राइट में आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो, क्योंकि फाइनल इंटरप्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन है? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इन कंटेस्ट ऑफ द पॉलिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ द लिबर्टी? आईएएस का क्वेश्चन है 2019 का, प्री में भी आ सकता है यूपीपीसीएस के, क्योंकि अपग्रेड हो रहा है ना। 19 का क्वेश्चन 23 में हो सकता है यूपीपीसीएस पूछ दे, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड होगा ही होगा। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, आपको यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करना है। ठीक है, थोड़ा सा सेंसिटिव होना है। इसमें लिखा हुआ है मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट अप्रोप्रिएट। लिबर्टी की कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन है? ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स, क्या लिबर्टी का अप्रोप्रिएट है? अगेंस्ट बोला जा रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव नहीं फील हो रहा है आपको? थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, किसी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है लिबर्टी, ऐसा तो है नहीं। ये लिबर्टी आप अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म है। कैसा है? पॉजिटिव टर्म है ना। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू में भी बैठे हैं या फिर मेंस में आपने आंसर लिख रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव रहें। हमारा जो अप्रोच रहे आंसर देने का, वो पॉजिटिव अप्रोच रहे, और यही हमको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इवन प्री में भी देखा जा रहा है कि जो ऑप्शंस बना के रखे गए हैं उसमें पॉजिटिव अप्रोच किस चीज का है। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शंस में। दूसरा ऑप्शन है अब्सेंस ऑफ द रिस्ट्रेन। अब रिस्ट्रेन का अब्सेंस होना लिबर्टी है क्या? ये अपने आप में फिर से एक निगेटिव टर्म है, ये ऑप्शन भी अपने आप में एक निगेटिव ही है, तो ये भी हम इसका आंसर करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स। अब किसी को कुछ भी करने की छूट हो तो उसको लिबर्टी कहेंगे। हाँ, कोई चाहे कुछ भी करना चाहे, ठीक है, जो इस तरह से तो कोई चोरी कर रहा है तो उसके लिए भी उसका मन है, वो कर रहा है, तो उसकी लिबर्टी है क्या? नहीं है। ठीक है, ये आपको इनॉर्मस पावर दे देगा। अगर ये स्टेटमेंट के बेसिस पे हम बोल दें कि ये लिबर्टी है, तो ये इनॉर्मस पावर दे रहा है, ये भी गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। ये बहुत पॉजिटिव टर्म है खुद में, और लिबर्टी को एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। ऑप्शन ए एंड बी गिव्स अ नेगेटिव परसेप्शन, जैसा अभी हमने आपको बताया वही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए और बी नेगेटिव परसेप्शन दे रहा है, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, वही एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इज रिलेटेड टू द एनार्की एंड द लॉलेसनेस। अब इसमें भैया लॉ को भी ब्रेक कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी है। कोई कुछ भी करेगा
जो कुछ करना चाहे वो करे, उसकी लिबर्टी है क्या? ऐसा नहीं होगा ना, तो लॉलेसनेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। It provides a positive conception of the liberty as provided in our constitution. The term liberty means the absence of the restraints on the activities of the individuals and at the same time providing the opportunity for the development of the individual personalities. Is it clear? ठीक है, अपने आप में पॉजिटिव टर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which article of the Indian Constitution protects the person's right to travel abroad? कौन सा इसमें, ये 1997 की बात है, इसमें पूछा गया है, लेकिन आ सकता है आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आर्टिकल से ही। कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो आपको अब्रॉड ट्रेवल करने की परमिशन दे रहा है? एनीवन? ये फ्रीडम की ही बात हो रही है, इक्वलिटी की बात है क्या? आर्टिकल 14 जो है वो तो इक्वलिटी में आता है, क्या सही होगा गलत होगा? आर्टिकल 19 किस में आता है? फ्रीडम में आता है, तो हो सकता है ये हो। आर्टिकल 21 भी फ्रीडम में आता है, तो हो सकता है इसका आंसर आर्टिकल 21 भी हो। आप कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब्रॉड ट्रेवल करने की छूट किस में दी जा रही है? अभी अब्रॉड बाहर जाने का हमारा कैसा राइट है? एक तो फ्रीडम है, बाहर जाने हमारा फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम होगा, और पर्सनल राइट होगा ना, खुद का पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इन केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस Union of India case 1978, the Supreme Court held that right to travel abroad is a fundamental right and secured by Article 21. Is it clear? हमारा right to personal life and liberty Article 21, और इसमें मेनका गांधी केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1978 का। अब 78 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1978 आप याद रखिएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह आ रहा है इसी के आसपास। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल, हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आप एक्सप्लेनेशन पे फोकस करिए, एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे केसेस आपके सामने आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, आपको अलग से केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के साथ आपको सारे केसेस बताए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। In case of the Menka Gandhi versus Union of India 1978, Supreme Court held that the right to travel abroad is a fundamental right and is secured by Article 21. Is it clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट सी होगा, जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following rights is available under Article 19(1)(d with Article 21? अच्छा, इसके पहले हमने बात करी थी फ्रीडम ऑफ प्रेस की, किसकी? प्रेस की, प्रेस एंड मीडिया। ये हमने बताया था आपको कि ये एग्जैक्टली चंपकराम डोराईराजन केस में बताया गया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि ये किसमें होगा। ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये किसमें आएगा? इनडायरेक्टली है, किसमें? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये है आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज ए। ठीक है, अच्छा अब यहां बात करी जा रही है 19(1) का सब क्लॉज डी की। अब इसमें क्या होगा? राइट टू ट्रेवल अब्रॉड होगा कि राइट टू शेल्टर होगा कि राइट टू प्राइवेसी होगा या राइट टू इंफॉर्मेशन होगा? अब एक चीज आप गौर करिएगा, इसमें बताया गया है आर्टिकल 21 को के साथ इसको रखा जा रहा है। ठीक है, उसके साथ पढ़ा जा रहा है। तो आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? राइट टू लाइफ से रिलेटेड है ना, हमारा पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 19(1) का करेक्ट आंसर ये ट्रेवल अब्रॉड नहीं होगा, शेल्टर नहीं होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट टू प्राइवेसी। तो नेक्स्ट, अभी देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, 2004 में, 2003 में, 2002 में भी। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 19(1)(d और राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 से भी रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड ANR 1975। ठीक है, ये केस है, आप इस केस को अलग नोट डाउन कर लीजिए। आप एक काम करिए, आप फिर से पूरा वीडियो रिवाइंड करिए, वापस जाइए, अभी तक हमने जितने केसेस आपको बताए हैं
आप एक फॉर्मेट बनाइए, उस पर नोट करिए कौन सा केस में, किस केस में कौन सा वर्डिक्ट दिया गया है, उसके सामने आप ईयर लिख लीजिए। एक क्वेश्चन तो पक्का यूपीपीसीएस में फॉर श्योर, और एक क्वेश्चन तय कर सकता है कि आप सिलेक्शन के इधर हैं या सिलेक्शन के उधर हैं। हमने आपको बताया, आप जाइए एक बार ये काम जरूर करिए, ठीक है। इन द गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड एएनआर 1975 एंड मलक सिंह वर्सेस ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड अदर्स 1980, सुप्रीम कोर्ट 1975 और 1980 दो बार सुप्रीम कोर्ट ने बताया जो राइट टू प्राइवेसी है वो पहले से आर्टिकल 21 में छिपा हुआ है, ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल को हम अलग से मेंशन करेंगे आर्टिकल 19(1)(d) में, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी और एनीवन, ठीक है, क्लियर हुआ। आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1)(d) में इसको अलग से मेंशन किया गया इन केसेस के थ्रू, ठीक है, इतना क्लियर। कंफ्यूजन आप प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो, और ये केसेस आप याद रखिए, मेंशन करिए अलग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विथ इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 की बात हम कई बार तब से कर चुके हैं, और इसमें से आपको देखना है कौन सी चीज आर्टिकल 21 में नहीं आएगी। पहली बात देखें, मेडिकल एड टू इंजरी बाय डॉक्टर। अब डॉक्टर को स्वास्थ्य संबंधी, जैसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, उसको मेडिकल एड देनी हो और डॉक्टर मेडिकल एड दे, ये उसका राइट टू लाइफ है ना, तो ये क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस, अब ये क्या आर्टिकल 21 में आएगा। आर्टिकल 21 में अगर ये काम हो रहा है तो क्या होगा, हम सीधे चले जाएंगे कहां, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, और ये दोनों क्या करेंगे, रिट्स इशू करेंगे, ठीक है। पोल्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द वाटर, अब सबको स्वच्छ पानी मिले, ये भी तो उसका राइट टू लाइफ ही तो होगा ना। अगर पोल्यूशन हो रहा है वाटर में तो उसका राइट टू लाइफ किसी न किसी तरीके से थ्रेट में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आर्टिकल 21 के थ्रू हम जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि भैया हमें साफ पानी नहीं मिल रहा है, समस्या है, ठीक है। लेकिन एक कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है? नहीं। अगर कैपिटल पनिशमेंट किसी को दी गई है तो क्या वो आर्टिकल 21 के थ्रू परव्यू कर सकता है, कोर्ट जा सकता है? नहीं आ सकता है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है, इतना क्लियर, कोई प्रॉब्लम? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्लियर। अब देखिए, ऑल अदर राइट्स गिवन इन ऑप्शन कम अंडर द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट थ्रू फॉलोइंग डिसीजंस। अब देखिए ये आप मेंशन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एड टू इंजरी बाय डॉक्टर, ये हमारा कैसा है, राइट है ना। अगर ऐसा डॉक्टर कोई नहीं करता है तो हम सीधे कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और ये परमानंद कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट दिया गया था। सेम ऐसा ही ये है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमन एट वर्क प्लेस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। पोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एयर, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। और ये सब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आते हैं, अच्छे से याद रखिए, क्या पता यहीं से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वाइज्ड इन बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कौन कौन से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे राइट टू इक्वालिटी के बारे में, फिर बात कर रहे थे राइट टू फ्रीडम के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं किसका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस,
ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये इक्वलिटी कहाँ पे खत्म हो गया था, 19, 20 एंड 21 पे। अब उसके बाद क्या आता है, 22 एंड 23। आपको याद होगा आर्टिकल 22 और 23 कौन सा है। अगर आपको आर्टिकल याद है तो एक क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चलिए पहला स्टेटमेंट इसका पढ़ते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये भैया कहां से है, कौन सा आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 23। ठीक है, क्लियर। अब छोटे बच्चों की अगर बात करी जाए, इसके ये आर्टिकल 23 ये इधर आ गया, ठीक है, आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर क्या है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17। याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है, आर्टिकल 17। क्या ये एक्सप्लॉयटेशन में आएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आएगा, नहीं आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका हो गया गलत। अब थर्ड वाला देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। ये किस में आएगा, ये राइट ऑफ रिलीजन वगैरह में है ना, ये आर्टिकल 25 वगैरह से स्टार्ट है, ये भी नहीं आएगा। क्या एक्सप्लॉयटेशन में आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए चौथा ऑप्शन, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। आ गया वही आर्टिकल 23 एंड 24। अगर वो आपको दोनों आर्टिकल याद होते तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता। अब देखते हैं, ये भी ऑप्शन ये पूरा सही है, ये भी स्टेटमेंट पूरा सही है। तो इसका सही कौन सा है, 1 और 4। अब कोड में आप देखिए कौन सा ऐसा कोड है जिसमें 1 और 4 जो होगा उसका आंसर है, कहां है, ये सी वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 4। ये यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीएससी भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन गिवन इन आर्टिकल 23 एंड 24 provides for two provisions, that is the abolition of the trafficking of the human beings and बेगार। बेगार के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बताया था, कल पिछली क्लास में हमने आपको शायद बताया था। बेगार का मतलब क्या हुआ, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी भी पेमेंट के आपको फोर्सफुली आपसे काम करवाना, वो बेगार में आएगा। और ये बेगार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी जाती थी जहां पे बहुत ही बैकवर्डनेस है, बहुत ही कम एजुकेशन है, ठीक है। ऐसे बिहार के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां थे, और जहां यूपी के भी बहुत सारे ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां पे बिगार की प्रैक्टिसेस चलती आ रही थी। बड़े बड़े जमींदार छोटे छोटे बेचारे किसानों से बिगार करवाते थे, उनका बहुत सारा कर, बहुत सारा बाकी रहता था, ब्याज वगैरह, ठीक है, उस बेसिस पे बेगारी करवाते थे। चलिए आगे चलते हैं। फोर्स लेबर एंड अबॉलिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 14 ईयर्स। ये हमने बताया था, 14 साल से कम अगर लड़के की एज है और आपको कहीं होटल पे काम करते दिख जाए तो भैया होटल मालिक को सजा हो सकती है, अगर आप थोड़ा भी जागरूक हुए तो। जबरदस्ती आप 14 साल से नीचे बच्चे के काम नहीं करवा सकते, अरे काम ही नहीं करवा सकते, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है बच्चे का ना। बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, छोटे बच्चे से आप झाड़ू लगवा रहे हैं, पोछा लगवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो ये हमारा आर्टिकल 24 में आता है, ठीक है। और हैजार्डस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज, माइंस, फैक्ट्रीज हो गया, माइंस हो गया, इनमें सब में काम नहीं करवा सकते। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर टू। अब चलिए हम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं अपने सारे आर्टिकल्स को कवर करते हुए ना। अभी आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी की हम लोग बात कर चुके हैं, ये किस में आ रहा है, आर्टिकल 14 से कौन से आर्टिकल तक, एनीवन, ठीक है। आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, क्या राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है, कभी हुआ करता था जब हमारा संविधान बना था, अब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये रिपील कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये हम कई बार लाइन बोल चुके हैं, 1978 में हटा दिया गया इसको। और ये पार्ट 10th 11th 12th पार्ट 12th में इसको जोड़ दिया गया। पार्ट 12th में आर्टिकल आता है 300, आर्टिकल 300 का कौन सा क्लॉज, ए, उसमें इसको एज अ लीगल राइट, लीगल राइट क्या बना दिया गया, लीगल राइट, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, पार्ट 3 में आर्टिकल 300A जोड़ दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा देखते हैं क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसका आंसर करेक्ट होगा, इस पर बाद में आते हैं। चौथा वाला देखें,
प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज, क्या इसकी बात करी जाए? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, किसमें से कौन सा आंसर सही होगा इसका? एनीवन गेस करिए। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज है और फ्रीडम ऑफ द रिलीजन है, ये तीनों आते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। ठीक है, आप वो आता है आर्टिकल 30 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे इधर एक तरफ आपको आर्टिकल्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं? उनके क्लॉज। अब आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा इसमें सही से मैच नहीं है। इजी है ना? अगर आपने पहली क्लास देखी है तो फॉर श्योर इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हैं, 1 सेकंड की बात है। देखते हैं आर्टिकल 23 क्या करता है? प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन एंड फोर्स लेबर। सही है क्या? एनीवन? बिल्कुल। आर्टिकल 24 देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। बिल्कुल सही है। ये दोनों किस में आते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हम बता चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। क्या 26 सही लिखा हुआ है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। हाँ, एनीवन? क्या इसका 26 सही आंसर है? क्या आर्टिकल नंबर 29 इसका सही है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट में ही पूछिए, या फिर उसके साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर आप क्लिक करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या इसका 26 सही, आर्टिकल 26 सही लिखा हुआ है? फ्रीडम ऑफ टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। बिल्कुल सही देखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 29 सही लिखा हुआ है क्या? फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय द माइनॉरिटीज। हाँ, क्या 29 सही लिखा हुआ है? ये गलत है। ये आर्टिकल कौन सा यहाँ पे लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 30 लिखा हुआ है। और ये आर्टिकल 30 क्या है ये देखिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में शायद यहाँ पे आर्टिकल 30 हो या फिर 30 के बारे में पूछ लिया जाए। मतलब रिप्लेसमेंट आप एक बार देखते रहिए। अब आर्टिकल 29 क्या है? एनीवन? आप कमेंट में फट से बताइए। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज का वैसे होगा, लेकिन देख लीजिए आगे एक्सप्लेनेशन पूरा। फ्रीडम ऑफ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय द माइनॉरिटीज इज गिवन बाय अंडर आर्टिकल 30। तो जो डी वाला ऑप्शन था वो एक्चुअल में आर्टिकल 30 था, जिसको आर्टिकल 29 के आगे लिखा गया था। ठीक है, while आर्टिकल 29 इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना किस आर्टिकल में लिखा है? 29 में। ठीक है, बाकी के ऑप्शन सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट द ऑल माइनॉरिटीज shall have right to establish and administer the educational institute of their own choice। इसके पहले, इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया कि आर्टिकल कौन सा जिसमें जो गलत था वही इसमें सही है। ठीक है, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके पहले हमने आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप उसको रिफर कर सकते हैं। आर्टिकल 28 क्या होगा? नहीं होगा। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आर्टिकल 30 होगा। 31 होगा? 31 नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर आपको एग्जैक्टली आंसर पता है तो सीधे आंसर लगा दीजिए, वरना आप एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which article of the constitution protects the right of the minorities to establish and administer the educational institute of their choice? आर्टिकल 30। इसका करेक्ट आंसर 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या था? 30। राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 19 बता ही चुके हैं, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम में आता है। 26 रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए है। ठीक है, राइट है उनका। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं है कि सिख और जैन भी आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है।
ये 2019 में पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, एक बार गौर से देखिएगा। ये असर्शन दे रखा है और यहाँ पे रीजन दे रखा है, ठीक है। अब आपको बताना है, पहले ऑप्शन में दे रखा है असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरे में दे रखा है ये दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। फिर इसमें दे रखा है ए सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। इसमें दे रखा है असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो जो सही हो उसमें आप टिक मारिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन एक्चुअली। असर्शन में बोला है आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी। क्या टर्म माइनॉरिटी को ये डिफाइन करता है आर्टिकल 30? एनीवन? और रीजन इसका क्या दे रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। इसमें इन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज, सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज ही डिफाइन करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बिल्कुल सही है कि गलत है, कोई बताना चाहेगा? देखिए दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो रीजन है इसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, बी। दोनों असर्शन और रीजन अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन असर्शन जो रीजन है वो असर्शन का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर्टिकल 30 of the Indian Constitution provides for the rights of the minorities to establish and administer the educational institutions. All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer the educational institution of their own choice. And ये आर्टिकल 31 क्लॉज 1 में क्लियरली मेंशन है। क्लियर? According to Article 32, the state shall not, in guaranteeing to add the educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that it is under management of the minority. अब माइनॉरिटी अगर कोई सी इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर रही है तो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इस बेसिस पे उस इंस्टीट्यूशन को किसी के भी द्वारा, ठीक है। अब माइनॉरिटी देखिए ये आपका टोटल आर्टिकल 30 है यहां से यहां तक। अब इसमें कहीं क्या माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है, माइनॉरिटी के बारे में कहीं लिखा है क्या कि माइनॉरिटी क्या है? नहीं लिखा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका एक्चुअली सही है, लेकिन इसका जो असर्शन है, जो असर्शन लिखा है वो सही है, ठीक है। और रीजन जो इसका लिखा हुआ है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? क्लियर? आगे चलते हैं। मतलब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है, जैसा कि पहले हमने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। अरे भैया चिल्ला रहे हैं तब से हम, सही है क्या? नहीं ना। आर्टिकल 300 पार्ट 12 ए, पार्ट 12 में ऐड किया गया है 300 ए और 300 ए में राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? लीगल राइट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो सही है क्या? बिल्कुल गलत है। अब देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट फंडामेंटल राइट। अरे बिल्कुल सही भैया बोला। अभी के समय ये फंडामेंटल राइट जो है नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी, पहले कभी हुआ करता था, ठीक है। अब ये क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कैसा है? लीगल राइट है। इज इट क्लियर? और आर्टिकल 300A was inserted in Indian Constitution by the 44th Amendment during the period of the Congress government। क्या ये बिल्कुल सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तीनों स्टेटमेंट आपस में कैसे हैं? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 301 जो है वो किससे रिलेटेड है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विथ नॉट विद राइट टू प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने बताया पहला स्टेटमेंट आपका गलत था, ठीक है। बाकी के दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? सही हैं, ठीक है। देखिए
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट गलत है तो पहला स्टेटमेंट देखिए इज और करेक्ट, जहां जहां पहला है वो स्टेटमेंट ही करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ जो 2 है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर ए, ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू इन्फोर्स किए जा सकते हैं? तो बताइए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? नहीं। फंडामेंटल राइट है? हाँ। तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका एक क्लियर आंसर क्या हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब इसमें 5 तरीके की रिट इशू करी जाती है। कितने टाइप की? 5 तरीके की, हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था। सबसे पहला हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। मैंडमस, प्रोहिबिटेशन, क्यू वारंटो मतलब बाय विच अथॉरिटी, एंड कर्टेररी मतलब इसको रोक देना। तो 5 तरीके की रिट्स हैं, और जो इसमें से अप्रोप्रिएट होती है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट रिट इशू कर देता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं। आर्टिकल 32 के हेल्प से आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इट क्लियर? चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो याद करिए, दूसरे तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, वही फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या जुडिशरी होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई? जुडिशरी है कि एग्जीक्यूटिव है कि आपका पार्लियामेंट में आता है, लेजिस्लेचर है? क्या है? जुडिशरी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव में आपके क्या आएंगे? एग्जीक्यूटिव में 2 तरीके के एग्जीक्यूटिव आएंगे। एक के आप जो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लाइक कैबिनेट के जितने मिनिस्टर्स हैं ना, और जितने भी लोकसभा के मेंबर्स, एमपी, एमएलए ना, वो एग्जीक्यूटिव आपके डायरेक्ट वाले इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिनको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गए। पार्लियामेंट आपका लेजिस्लेचर का पार्ट है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज असाइंड जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है वो जुडिशरी को दे रखी है। चलिए आगे चलते हैं, इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? कौन है भैया? सुप्रीम कोर्ट है ना। अभी हमने आपको बताया, ये 2 बार देखो पूछा जा चुका है ना। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया ही दिया है, हमको लग रहा है। सेम क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता, क्वेश्चन नंबर 23। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुडिशरी। ठीक है, ये भी 2 बार पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन, सेम थीम पे पूछा गया है, बस आप थीम याद रखिए। ठीक है, आप एग्जैक्टली थीम याद रखिए, आपके क्वेश्चंस लगते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए स्टेटमेंट आ गया। इसके पहले वाले पार्ट में हमने एक स्टेटमेंट कराया था जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट हमने आपसे बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिन जिन लोगों ने स्टेटमेंट अपने दिए हैं उनको आप नोट करिए और याद करके रखिए, वो पूछे जा सकते हैं। जैसे भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको बोला था? फंडामेंटल राइट्स को ना, फंडामेंटल राइट्स के एक आर्टिकल को। कौन सा आर्टिकल है वो? कोई बताना चाहेगा? क्या वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है क्या? नहीं है।
क्या राइट टू प्रॉपर्टी है? अरे राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल राइट ही नहीं है तो क्या ही होगा? राइट टू इक्वलिटी है क्या? नहीं है। ये जो डी वाला आंसर है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। इसी को इन्होंने बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इज इट क्लियर? याद रखिएगा, ये देखिए लगातार 3 बार पूछा गया इधर, अलग अलग आईएएस प्री में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में भी पूछा गया है, जीआईसी के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। तो याद रखिए, स्टेटमेंट बहुत हेल्पफुल होते हैं। हो सकता है अब आज के समय ये सीधा स्टेटमेंट एक क्वेश्चन में ना आए ना, लेकिन ऐसा जरूर पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे कि डॉक्टर किसने ये स्टेटमेंट दिया, या फिर स्टेटमेंट लिखा होगा उसके आगे उसका नाम लिखा होगा जिसने इसको दिया है, और पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है और कौन सा इनकरेक्ट मैच है। ऐसे करके पूछ सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए, ठीक है, लेकिन इसको याद करके रखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। करेक्ट आंसर डी। देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज वर्ड। ये पूरा इन्होंने लिखा है यहां से यहां तक, ठीक है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, प्रियम्बल को भी बहुत ही बारीक चीज आपको हम बताने जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल क्या है, तब वो आर्टिकल 32 होगा। क्या होगा? आर्टिकल 32। लेकिन आपसे डायरेक्टली अगर कोई पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रियम्बल। क्या होगा? प्रियम्बल। याद रखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत बड़ा ब्लंडर कर देगा एग्जाम में, बिल्कुल क्लियर रखिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है। आप क्या करेंगे, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कहीं से भी मिल जाएंगे, आप पढ़ लेंगे, रट लेंगे, एग्जाम देने चले जाएंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधे 32 मार्क के आएंगे। हड़बड़ाइएगा मत, देखिए जो हम बता रहे हैं आपको, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कूल माइंड से क्वेश्चन देखिए। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल क्या है, तो आप क्या टिक करेंगे? प्रियम्बल, ठीक है। अगर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन सा किस चीज को हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बोला, तब वो जो आंसर होगा आर्टिकल 32 होगा, राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको नोट करिए, आप कहीं पे भी लिख लीजिए साइड में ऊपर जहां पे भी आप लिख रहे हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इस पोर्शन का। ये देखिए, इट इज ऑल्सो नोटेबल दैट ऑन वेरियस ओकेजन्स द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 इज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 25। अब ये भी पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, इसमें भी असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये काफी टाइम टेकिंग हुआ आपके, मतलब थोड़ा सा आपको हल्का सा तो उलझाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें कोशिश करिए कि कितनी जल्दी आप इसको क्लियर कर लें, ठीक है। असर्शन देखिए क्या रखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेरी सोल ऑफ इट, and article 32 provides an effective remedy against the violation of the fundamental rights। तो रीजन तो भैया सही है असर्शन का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। दोनों भैया सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब आर्टिकल 32 एज द very soul of the heart and the heart of the constitution, and article 32 provides an effective remedy against the violation of the fundamental rights enriched in the Indian constitution। Is it clear? A and R both are correct and R is the correct explanation of A। clear? चलें आगे बढ़ाएं। देखिए, पहले वाले से रिलेटेड है ये।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने आपको थोड़ी देर पहले बस बताया कि क्वेश्चन नंबर इसमें कितने रिट्स इशू होते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें बताया आपको हमने कि टोटल कितने टाइप के रिट्स हैं, 5 टाइप के। और उन 5 टाइप के रिट्स के बारे में भी हम इसके पहली वाली क्लास में बहुत ही डेप्थ में बता चुके हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो पिछला लेक्चर इसका देखिए, तुरंत एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला है कौन सी रिट इशू करी जा सकती है हाई कोर्ट के थ्रू किसी की इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। पता लगा किसी ने आपको इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया, ठीक है, किसी ने भी आपको इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया और आपके बिहाफ पे कोई दूसरा गया सुप्रीम कोर्ट और आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, रेट मतलब उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि भैया ये पर्टिकुलर थे, इनको इलीगल तरीके से कहीं उठा के ले गए हैं, पता ही नहीं कहां है। ठीक है, इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को एक रिट इशू करेगा और कहेगा इस बंदे को तुरंत हमारे सामने हाजिर करो। ठीक है, और उस रिट का क्या नाम होगा, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी। ये किसी एक रिट का मतलब है। क्या मैंडमस होगा, क्या क्यू वारंटो होगा, क्या प्रोहिबिशन होगा, आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है, चलिए इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा हेबस कार्पस। क्या होगा, हेबस कार्पस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पावर टू इशू द रिट टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, अब क्या इशू करेगा, इसमें कौन सा इशू करेगा, अब देखिए रिट इज इशूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हेबस कार्पस की, कौन सी, हेबस कार्पस की। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, द बॉडी मतलब इसका ये हुआ कि अगर इलीगली डिटेन किया गया है आपको तो तुरंत उसको आपको हाजिर किया जाए और आपके बिहाफ पे कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो इफ यहां पे लिखा हुआ हेबस कार्पस is the writ which is issued by the court whose object is to secure the release of a person found to be detained illegally and secure the liberty of the individual. Clear? और सुप्रीम कोर्ट की भी ये पावर है, हैज द पावर टू इशू द रिट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? आर्टिकल 32 में जिसको बाबा साहब ने बोला हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप सीधा पूछा जाए सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रियम्बल। अगर पूछा जाए किस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तरफ से या फिर भीमराव अंबेडकर के व्यू से हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आर्टिकल 32। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 27। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। अब कोड दे रखे हैं, इनमें से देखना है कौन सा सही होगा। अच्छा एक चीज देखिए, लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, आर्टिकल्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगर आपको सारे आर्टिकल्स इसमें से आते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो लेक्चर के बोला था आपसे कि आप प्लीज सारे आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा, सारे आर्टिकल्स आपके माइंड में सेट होने चाहिए अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से निकालना है एग्जाम। इतना तो आपसे रिक्वायर मतलब इतनी तो अपेक्षा आपसे करी ही जा सकती है, वो आपका कर्म है कि आप सारे आर्टिकल्स रट के बैठे। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल 16(2). आर्टिकल 16(2) किसकी बात कर रहा है, हाँ आर्टिकल 20। अब देखिए सबसे इजी जो अभी तक हम अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, आर्टिकल 31 आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 ये किससे डील करता है, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज से। किससे, माइनॉरिटी से। अब देखिए माइनॉरिटीज की एजुकेशन से रिलेटेड है क्या, आर्टिकल 31। अब आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 31(1). अब 31(1) जो होगा वो थोड़ा सा अलग करता है, थोड़ा सा क्या है, एक्सप्लिट है किसका, फंडामेंटल राइट का। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ
और नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेस रिलीजन और द कास्ट। ठीक है, ये किस में आएगा, ये आपका 16 का क्लॉज 2 है। तो ए का 2, देखिए ए का 2 एलिमिनेट करिए खट से, कहाँ है, ए में कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें ए में 2 लिखा हुआ है, और वो हमको लग रहा है पहला ही है, इसके अलावा कोई नहीं है, सब में नहीं है। तो ये आप एलिमिनेशन टेक्निक से फट से लगा सकते हैं, लेकिन इसके सारे एक्सप्लेनेशन आपको पता होना जरूरी है। अब देखिए इसका आर्टिकल 29(2) ये कौन सा है, फोर्थ वाला 29(2), नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द स्टेट रिसीविंग द। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी अब स्टेट अगर पब्लिकली फंड कर रहा है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो उसमें किसी को भी आप डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन लेने से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी का 4 और सी का 3 वाला क्या है 31, ऑल द माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और द लैंग्वेज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। ये हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर ए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पे सारी चीजें दे रखी हैं। आर्टिकल 16(2) जो है वो कहता है किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, किसमें, पब्लिक अपॉइंटमेंट में, और किसके बेसिस पे, रेस रिलीजन एंड कास्ट, 3 बेसिस दे रखे हैं। 29(2) नो पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन maintained by state or receiving state aid on the grounds of the religion, race, caste, language or any of them। कितने बताए, ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, 4 बेसिस बताए। इन 4 बेसिस के उस पे आप किसी को भी एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। वो बात अलग है नंबर कम आए तो IIT नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये 4 बेसिस नहीं होंगे उसमें कि अब पता लगा आपको इसलिए बाहर कर दे रहे हैं कि आप पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए बाहर कर दे रहे हैं कि आप किसी दूसरी रेस से आ रहे हैं, या फिर आपकी कास्ट कोई डिफरेंट है, इसके बेसिस पे आपको बाहर नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 29(2) में मेंशन है क्लियरली। आर्टिकल 31 में क्या मेंशन है, ऑल मेजॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और द लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी अपने आप इस्टेब्लिश कर सकता है अगर वो माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहा है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए। कोई भी माइनॉरिटीज में जो बिलोंग करता है वो क्या कर सकता है, अपने खुद के इस्टेब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। जैसे मदरसा वगैरह आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, ठीक है, इसका एक करेक्ट एग्जाम्पल मदरसा है। आर्टिकल 31 का क्लॉज 1, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ। ये आर्टिकल 31 है, ठीक है। अगर आपको ये सारे पता हैं तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को और कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें क्या है, एक लिस्ट इधर दे रखी है और एक लिस्ट ये दे रखी है नीचे, ठीक है। अब इन दोनों लिस्ट को मैच करना है। अब इसमें डिफरेंट केसेस दे रखे हैं। अब ये केसेस बहुत अच्छे से आप याद करिए। अगर आप इसको नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं सही, तब भी इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और इसके एक्सप्लेनेशन मात्र से आप याद करने के बाद आप कई सारे क्वेश्चंस इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है यूपीपीसीएस 2023 में आने की। क्लियर, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक्सप्लेनेशन हम बताएंगे अभी आपको। अब अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, इसी लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात बिल्कुल शुरुआत में करी थी, आप लोग को, बहुत लोग को याद भी होगा, ठीक है। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको वो पर्टिकुलर केस याद है तो आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। टेक्निक देखिए कैसे आप करते हैं। एलिमिनेशन एक बहुत बेस्ट टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को टैकल करने में। कम टाइम में आप एग्जैक्ट क्लियर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग स्मार्ट हो रहे हैं, बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे आयोग भी स्मार्ट हो रहा है, और वो डिफरेंट नई तकनीक लेके आ रहा है जिसमें एलिमिनेशन बहुत ही कम फॉर्म में आप यूज कर पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात किसमें करी गई है, केशवानंद भारती केस में। तो सी का क्या हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा 4। अब जरा देखते हैं सी का 4 किसमें दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसके अलावा कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, एलिमिनेट कर दो इसका आंसर सी।
लग गया? लेकिन और भी देख लो भैया, ऐसे नहीं पता लगा किसी और में भी दे रखा हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। चलिए देखते हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कौन सी होंगी? अब देखिए बात करें प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन। अब कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कौन सा अमेंडमेंट बात कर रहा है? 42nd अमेंडमेंट ना। देखिए ये आपका सी का कौन सा हो जाएगा? 4। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर अब इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर सी का 4 लगाया था हमने ना, सी का 4, तो इसका 2 1 3। अब चलिए हम आगे एक्सप्लेनेशन में हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट जो इसमें दे रखा है उसके आगे देखेंगे क्या है। मिनर्वा मिल क्या है? आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? अब ट्रैफिकिंग से क्या डील करता है 23, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 2। पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स किसमें दे रखा है? कौन सा? मिनर्वा मिल गया इसमें दे रखा है, ठीक। तो बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1। तो इसमें देखिए कौन सा कोड मैच कर रहा है, सारे कोड इसमें मैच कर रहे हैं, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब इसमें आपको क्या करना है? देखना है कि कौन सा सही मैच कर रहा है। तो अब इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज किससे रिलेटेड है? डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर किस चीज से रिलेटेड है? कौन सा केस था, कौन सा वो था? पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या है? पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स। अब ये देखिए आर्टिकल 23 सीधा सीधा दे रखा है यहाँ पे। अगर आपको एक इतना भी पता है तो आप क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर लगा सकते हैं। देखिए प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? आर्टिकल 23। अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है? डी का क्या है? 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर हो गया? तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके हम एक्सप्लेनेशन एक उसका देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें? 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट, केशवानंद भारती केस में बोला कि फंडामेंटल राइट को हम अमेंड कर सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात किसमें करी गई है? मिनर्वा मिल्स केस में। और प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स किसमें बात करी गई है? आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं आगे, ठीक है। 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द भारत रत्न पद्मा अवार्ड। अब ये तो अवार्ड्स के बारे में आ गया, ठीक है, लेकिन क्या है ये किससे रिलेटेड है? एक तरीके से अवार्ड जब दिए जाते थे तो भारत रत्न और पद्मश्री नाम के आगे लोग लगाते थे ना, तो टाइटल का एवोल्यूशन हमारे किस आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 18 में ना, तो उससे कहीं थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसलिए हमने इसको इसमें लाके रख दिया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी, करेक्ट आंसर इसका डी है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द कन्फर्समेंट टाइटल ऑफ द भारत रत्न और द पद्म विभूषण और द पद्मश्री एक्सेट्रा आर सेड टू बी नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 18 एज दे merely denote state recognition good work by the citizen in the various field of the activity। अब देखिए पहले क्या था कि कहते थे कि सारे टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया। जैसे नाइटहुड का टाइटल मिलता था, तो नाइटहुड का टाइटल मिलता था तो उसके साथ सर का टाइटल मिलता था। जब नाइटहुड का अवार्ड मिलता था तो कहते थे उसको टाइटल मिलता था सर का, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, जिसको उन्होंने दे दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ऐसे ही। लेकिन जब पद्मश्री है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, तो पहले लोगों ने कहा कि इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, आपको आप इसको एज अ टाइटल नहीं यूज कर सकते। लेकिन इसमें इन्होंने बोला गया, आर्टिकल 18 में बताया गया कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने बता दिया, बोल दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री को हम एज ए टाइटल यूज कर सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ द भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में सिर्फ 3 ही दिए जा सकते हैं। चलिए अब एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा
कि थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग टॉपिक है उससे, लेकिन टाइटल से रिलेटेड था ना, आर्टिकल 18 से रिलेटेड था, इसलिए इसको क्वेश्चन को यहाँ पे हमने रख दिया जिसमें आपको इसलिए समझने में आसानी रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिर से वही चीज आ गई, गोलक। अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है? इसके पहले हमने पहले भी आपको पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था और अब भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्यों? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो होगा, जो था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई थी। और ये बेसिक स्ट्रक्चर को कौन डिफाइन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन डिफाइन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कब डिफाइन करेगा? टाइम टू टाइम, अपने वर्डिक्ट्स के अनुसार, समय के हिसाब से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और लिविंग डॉक्यूमेंट है, फ्लेक्सिबल है, तो इसमें अमेंडमेंट्स होते रहेंगे। अब कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी और कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आएगी, ये सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट्स के थ्रू टाइम टू टाइम बताता रहेगा। इज इट क्लियर? चलिए, क्या ये गोपालन वर्सेस मद्रास केस नहीं होगा, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस नहीं होगा, केशवानंदन भारती वर्सेस केरला, स्टेट ऑफ द केरला केस पक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है। अभी तक, अभी आपने अगर करंट में न्यूज सुना होगा तो कई सारे ऐसे कमेंट्स आए थे जिसने बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन खड़े किए थे। कई सारे ऐसे अभी आर्टिकल्स थे, कई सारे ऐसे पब्लिश हो रहे थे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें केशवानंद भारती केस का कई बार जिक्र किया गया। तो अभी भी ये रिलेवेंट है, करंट अफेयर्स की न्यूज में बना हुआ है, आ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 30 तक 30 MCQs हमने और इसमें ऐड कर दिए। अब हमको लग रहा है फंडामेंटल राइट्स आपका पूरा कवर हो चुका है, और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आपको बता सकते थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने कोशिश किए हैं आपको एक्सप्लेन करने की, विथ और इंक्लूडेड लाइक इंफॉर्मेशंस। जैसे ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें लगा कि शायद उससे फिर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी हमने इसमें आपको इंक्लूड करके दे दी। इसमें इस पार्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है केसेस। जो डिफरेंट केसेस हैं, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपने पास मेंशन करके रखने हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? थोड़े से एक्सप्लेनेशन के बाद आपको कई सारे ढेर सारे MCQs पूछे जा रहे हैं। आपको उतना दिया जा रहा है कंटेंट जितना आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि आपने पहले से थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, उसी को हम और शार्प करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।